एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं हूं आपका अपना एसएसटी मेंटोर। आज मैं क्लास 9 की हिस्ट्री का नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूं। जस्ट इन केस आपसे पार्ट 1 मिस हो गया हो, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आप कार्ड्स में पार्ट 1 अटैच कर दूंगा। फटाफट जाइए, पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद पार्ट 2 का लुत्फ उठाइए। आज के पार्ट की शुरुआत में इस छोटे से बच्चे की कहानी से करता हूं। क्या ये मासूम सी शक्ल देख के आपको लगता है कि ये बड़ा होकर मिलियंस ऑफ लोगों की जान लेगा? एक्चुअली में इसने ली। ये है आपके सामने एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जी हां, हिटलर जर्मनी में पैदा नहीं हुआ था, हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। हमारे गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे और उसके 20 साल बाद हिटलर पैदा हुआ, यानी कि गांधी जी हिटलर से 20 साल बड़े हुए। हिटलर बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ था। इनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से इसको पाला पोसा था, इसको पढ़ाई लिखाई कराई थी। लेकिन हिटलर जो था वो बचपन से वतन परस्त था, यानी कि देशभक्त था और हिटलर देश के लिए कुछ करना चाहता था। तभी हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी इन्वॉल्व था। हिटलर ने कहा मैं सेना में जाऊंगा, वॉर लड़ूंगा, लेकिन हिटलर जो था वो कद काठी से बहुत छोटा था। तो भाई सेना वालों ने कहा यार तुमको तो हम वो नहीं ले सकते, लेकिन एक काम है जो तुम कर सकते हो सेना में रहकर। हिटलर ने कहा हाँ मैं करूंगा। उन्होंने कहा तुम मैसेंजर बन जाओ। असल में उस टाइम पे वॉकी टॉकी और रेडियोस वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो पीछे बैक एंड से अगर सामने फ्रंट एंड पे जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं बैटलफील्ड में, उनको कोई मैसेज भेजना है तो एक आदमी भाग के जाता था डुंग 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 और वो जाके देता था। हिटलर छोटा सा आदमी था, इधर उधर चुपचाप के निकल सकता था, इसीलिए इसको मैसेंजर का काम दिया गया। लेकिन ये काम भी भाई साहब बड़ी बहादुरी का था। आप सोचिए बैटलफील्ड में बम गिर रहे हैं, दुश्मन आ रहा है, उसमें से आपको भाग भाग के आपको फ्रंट एंड पे जाके आपको सोल्जर्स को वो कमांड देनी रहती थी जो पीछे सार्जेंट से आती थी। हिटलर ने ये काम बखूबी निभाया और इसके लिए हिटलर को खूब सारे मेडल्स मिले गए उसकी ब्रेवरी के लिए। फिर क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार गया और आपको तो पता ही है कि वॉर हारने के बाद जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थोप दी गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से हिटलर बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था। उसको ये लगता था कि भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और जो वीमर रिपब्लिक है जिसने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को माना था वो उन्होंने गलत किया। इसीलिए हिटलर ने क्या करा, वीमर रिपब्लिक की जो अपोजिशन वाली पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको 1919 में ज्वाइन कर लिया। बाद में इसी पार्टी का लीडर बन गया हिटलर, जिसका नाम उसने बदल के रख दिया था नाजी पार्टी। फिर क्या हुआ, जब हिटलर ने ये पार्टी ज्वाइन करी बच्चों, तो हुआ ये कि 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो बवेरिया पे कंट्रोल कर लेगा, बवारिया को अपने कब्जे में ले लेगा। बेसिकली बच्चों बवारिया जो था वो जर्मनी के साउथ का एक इलाका था, मैंने यहां मैप में लगा रखा है। इसके लिए हिटलर ने क्या करा, बर्लिन की तरफ कूच करा और बर्लिन में जाके पावर को हथिया लिया। वो बात अलग है कि बाद में जाके हिटलर को भाई साहब पकड़ लिया गया था और उसको जेल में डाल दिया गया था। तो हिटलर ने ये भी कोशिश करी, लेकिन फिर हिटलर ने सोचा कि क्या करा जाए कुछ अच्छे तरीके से पावर में आने के लिए। तो हिटलर ने क्या किया, 1928 में जो उसकी पार्टी थी नाजी पार्टी, उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। हिटलर को लगता था वीमर रिपब्लिक से सब लोग परेशान हैं, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन भी आने वाला था, अभी आया नहीं था, लेकिन हिटलर को लग रहा था कि वीमर रिपब्लिक को हराया जा सकता है। तो उसने नाजी पार्टी को इलेक्शन में उतार दिया। हिटलर को लगा था भैया लोग इसको उछल उछल के वोट देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट और हिटलर को मात्र 2.6% वोट्स मिले। लेकिन हिटलर इसने हार नहीं मानी और हिटलर ने अगले इलेक्शन में, जो कि मात्र 4 साल बाद हुए थे यानी 1932 में, वापस से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इस बार हिटलर की पार्टी 37% वोट्स को सिक्योर करने में कामयाब रही और ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई उस इलेक्शन में। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या हुआ, एक इलेक्शन जो 4 साल पहले हुआ था उसमें मात्र 3% वोट आए और 4 साल बाद वाले में 40 के आसपास प्रतिशत वोट आ गए, ऐसा क्या हुआ? तो बच्चों इसके पीछे 2 रीजन थे। पहला रीजन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन आने के कारण अमेरिका जो मदद कर रहा था जर्मनी की, उन्होंने वो मदद छीन ली थी, जिसके कारण जर्मनी एकदम मुंह के बल गिर गया था। और ऐसे ही टाइम पे नाजी पार्टी जो थी, उन्होंने लोगों को बोला कि अब तो देखो वीमर रिपब्लिक फ्लॉप हो गई है, हम आपको बचाएंगे। दूसरी बात, हिटलर एक बहुत ही तगड़ा स्पीकर था। हिटलर के जो स्पीचेस होते थे वो ऐसा बोलता था कि बड़ी बड़ी भीड़ जो होती थी वो मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनती थी। तो हिटलर ने कुछ प्रॉमिसेस की, जैसे कि सबसे पहला प्रॉमिस हिटलर ने यह कहा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, एक ऐसा देश बनाऊंगा जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर होगा, जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के देखेगा।
और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करी गई है मैं उसको अंडू कर दूंगा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ने हम जर्मन लोगों को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है। साथ ही साथ हिटलर ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट के वादे दिए कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। यही नहीं, हिटलर ने कहा कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हमारे देश के अंदर, अमेरिका आके कहता है ये करो, फ्रांस कहता है वो करो, ब्रिटेन कहता है ये करो, और हमें जी हुजूर करके सबकी बात माननी पड़ती है, मैं इन सबको भी खत्म कर दूंगा। तो हिटलर ने इस तरीके के वादे दिए और उसके बाद लोग जो थे वो नाजी पार्टी के पीछे पागल हो गए और धूम धड़ाके से लोगों ने वोट देना चालू कर दिए। 37% वोट मिले थे इलेक्शन में 1932 के। तो बच्चों यहां तक होगी हमारी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिटलर की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल था वो थोड़ा सा अलग था। फॉर एग्जांपल हिटलर ने एक सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये, अरे भैया ये स्वास्तिका नहीं है, इसे कहते हैं हाकेन क्रूज। हाकेन क्रूज और स्वास्तिका में डिफरेंस होता है। स्वास्तिका हिंदू रिलीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसा माना जाता है लोग अपने घरों के दुकानों के बाहर बनाते हैं, ये शुभ माना जाता है। हाकेन क्रूज हिटलर का स्टाइल था, तो अक्सर लोग स्वास्तिका और हाकेन क्रूज को कंफ्यूज कर जाते हैं, आपने नहीं करना है। साथ ही साथ हिटलर ने नाजी सैल्यूट इन्वेंट किया था। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं सैल्यूट करो तो आप ऐसे करोगे, मैं बोलूंगा रोडीज सैल्यूट करो तो आप ऐसे करोगे, लेकिन यहाँ पे नाजी सैल्यूट में ऐसे करके सैल्यूट किया जाता था, हेल हिटलर। तो भाई साहब ये नाजी सैल्यूट इसने दिया। साथ ही साथ हिटलर अपने आप को, इसका प्रोपोगेंडा बहुत बड़े तगड़े लेवल पे होता था। इवन इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर तक बना रखा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम क्या था। तो इसका प्रोपेगेंडा ऐसा होता था कि हिटलर लोगों को कहता था कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का हल हूं। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मैं सुलटाऊंगा, तुम्हें बेइज्जती सी फील होती है मैं इज्जत दिलवाऊंगा। तो हिटलर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह पोर्ट्रे करता था। तो ये था हिटलर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। अब क्या हुआ कि भाई उस टाइम पे जर्मनी के अंदर जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था हिंडनबर्ग, उनको समझ में आ गया था कि हिटलर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर की पोस्ट ऑफर करी, बोले तुम चांसलर बन जाओ, जो कि प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी। हिटलर ने करा क्या, आप सोचोगे कि हिटलर तो खुद प्रेसिडेंट बन सकता था, तो वो तो उस चांसलर की उसको जो ये पोस्ट मिल रही थी वो ठुकरा देगा। हिटलर ने ऐसा नहीं किया। हिटलर ने चांसलर की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और हिटलर ने जब चांसलर की पोस्ट को एक्सेप्ट किया, और वो टाइम था जनवरी, अगले ही महीने से हिटलर ने जर्मनी में जितने भी डेमोक्रेसी के तरीके थे उनको तोड़ना चालू कर दिया था। हिटलर क्या करता था, जितने भी डेमोक्रेटिक रूल से उस स्ट्रक्चर को ही तोड़ देता था, कोशिश करता था कि वो जितना ज्यादा पावर अपने अंडर में ले ले। इनफैक्ट एक ऐसी फायर हुई, एक ऐसी मिस्टीरियस फायर फैल गई जिसमें क्या हुआ, जर्मन पार्लियामेंट में एक ऐसी आग लग गई कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें लिखा गया था कि जर्मनी को रूल किया जाएगा डेमोक्रेसी से, पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, और ये सारी चीजें वो डॉक्यूमेंट्स वाले जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो आग लगी तो लगी कैसे, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो आग कैसे लगी, लेकिन उस आग लगने के कारण हिटलर के पास बहुत सारी पावर आ गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हिटलर जो था उसने फायर डिक्री अनाउंस करी। फायर डिक्री जो अनाउंस करी थी वो फेब 1933 में अनाउंस करी थी, और हिटलर ने इस डिक्री में कहा कि भाई साहब अब सारी पावर मेरे हाथ में, और जितने भी आपके पास सिविक राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली है, यानी इकट्ठा होने का जो आपके पास राइट है, वो सब अब मैं खत्म करता हूं। हिटलर ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। यही नहीं, हिटलर को ये बात पता थी कि इसके दुश्मन हो सकते हैं वो है कम्युनिस्ट लोग। कम्युनिस्ट लोग जो थे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे जर्मनी के अंदर। तो हिटलर ने क्या करा, इन लोगों के ऊपर चेक रखने के लिए सारे कम्युनिस्ट लोगों को इस तरीके के कंसंट्रेशन कैंप्स की तरफ भेज दिया। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ये सारे कम्युनिस्ट लोगों को ले जाता था और कोशिश करता था कि उनको मार डाले। तो आप देख सकते हैं हिटलर किस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद 3 मार्च 1933 में हिटलर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। आइए इनेबलिंग एक्ट के 3 मेन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, इनेबलिंग एक्ट ये कहता था कि जर्मनी की पूरी इकोनॉमी, मीडिया, जुडिशरी और आर्मी, इन सब चीजों का कंट्रोल अब नाजी पार्टी के पास होगा, यानी कि हिटलर के पास होगा। दूसरी बात कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस थे जो हिटलर को चैलेंज कर सकते थे, हिटलर ने उन सबको बैन ही कर दिया। तीसरी बात
कि हिटलर ने क्या करा, सारी पावर अपने अंडर में रख ली और कहा कि अब मैं रूल बाय डिक्री करूंगा, यानी इसी छोटी छोटी डिक्री ला लाके भाई मैं रूल करूंगा जर्मनी को। तो आपने देखा किस तरीके से इनेबलिंग एक्ट की मदद से हिटलर ने पूरे जर्मनी पे अपना कंट्रोल बना लिया था। अब आप बोलेंगे कि हिटलर ऐसा कर कैसे पाता था, तो मेरे बच्चों हिटलर ने इसको करने के लिए ऐसी बहुत सारी फोर्सेस बना रखी थी। सबसे पहली एक फोर्स का नाम है गेस्टापो। ये एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी जिसका काम था सिविल ड्रेस में ये सड़कों पे घूमते रहते थे, और जब भी कोई हिटलर के बारे में अगेंस्ट में उसके बात करता वो पाया जाता था तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते थे। इसके अलावा एसएस नाम का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया था जिसको प्रोटेक्शन स्क्वाड कहते थे। ये लोग भी हिटलर की सेफ्टी के लिए उनका बॉडीगार्ड का एक ग्रुप था। तो हिटलर ने इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, आर्म फोर्सेस के ग्रुप्स बनाए थे जो कि पब्लिक के ऊपर नजर रखते थे और जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते थे हिटलर को, उनको न्यूट्रलाइज कर देते थे। तो ये था आपके सामने अगली बात। भाई साहब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा हिटलर था उसने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसमें एक वादा ये था कि मैं गरीबी को हटाऊंगा और इंप्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। इसके लिए हिटलर ने क्या करा, तो हिटलर ने इसके लिए क्या करा, एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया जिसका नाम था हाल्मरशाट। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन तुमको भी कौन सा मैडम को सुना के बताना है, भाई तुम्हें तो स्पेलिंग याद करनी है ना, रट लो। तो ये हाल्मरशाट थे, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। हिटलर ने कहा भाई साहब तुमको हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर लाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ले आऊंगा। हिटलर ने कहा क्या करोगे, उसने कहा सर मैं रोडे बनाऊंगा, बड़े बड़े हाईवेज बनाऊंगा, बहुत बड़े बड़े हाईवेज बनाऊंगा। तो हिटलर ने कहा यार हाईवे से क्या होगा, उसने कहा सर जब आप हाईवे बनाओगे तो हाईवे को बनाने के लिए लेबर लगेगी, लेबर के लिए लेबर लगी मतलब इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एक बार जब हाईवे बन जाएगा तो शहरों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज खोली जा सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। हिटलर ने कहा बात तो सही है। साथ ही साथ इन लोगों ने वोक्सवैगन यानी पीपल्स कार का इन्वेंशन किया। वोक्सवैगन उस टाइम पे क्यों इन्वेंट हुआ आपको पता है? उस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस थी अमेरिकन कार्स, लेकिन अमेरिकन लोग जो थे वो ट्रक्स इस्तेमाल करते थे। आप लोगों ने आज भी देखा होगा फोर्ड के और ऐसे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, पिकअप ट्रक कहते हैं अमेरिका में। अमेरिका में उस टाइम पे भी वो ट्रक इस्तेमाल करते थे। तो छोटी गाड़ी, हल्की गाड़ी, सस्ती गाड़ी लोगों के पास नहीं थी। तो हिटलर ने जो हाल्मरशाट था उसके साथ मिलके कंपनी खोली जिसका नाम था वोक्सवैगन। और वोक्सवैगन ने सबसे पहली गाड़ी बनाई बीटल, जिसने मार्केट को स्टॉर्म के साथ ले लिया और सब लोगों को ये गाड़ी बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि सस्ती गाड़ी थी, छठी गाड़ी थी, इस कारण लोग बहुत ज्यादा इस गाड़ी को पसंद करने लगे। तो ये दो चीजों से हिटलर ने भाई वहां की इकोनॉमी को बढ़ाया। फिर क्या बात थी, अब आप बोलेंगे कि सर इकोनॉमी तो बढ़ा दी, हिटलर ने एक वादा और किया था। मैंने कही क्या सर? वादा ये किया था कि जो फॉरेन लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अमेरिका कुछ बोल रहा है, ब्रिटेन कुछ बोल रहा है, फ्रांस कुछ बोल रहा है, उस चीज को खत्म करना। तो आइए देखिए हिटलर ने इस चीज को कैसे किया। तो बच्चों सबसे पहले तो हिटलर ने क्या करा, आज जैसे यूनाइटेड नेशंस है उस टाइम पे हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस। तो हिटलर ने क्या करा, 1933 में लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर लिया। लीग ऑफ नेशन में दुनिया की सारी कंट्रीज थी जैसे आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। हिटलर ने कहा मुझे ये लीग पसंद नहीं, अगर ये लीग इतनी अच्छी होती तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जैसी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी हम जर्मन्स के ऊपर थोपी नहीं जाती। और हिटलर ने इस लीग से विड्रॉ कर दिया। साथ ही साथ हिटलर ने राइनलैंड के ऊपर, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में राइनलैंड जर्मनी का एक पार्ट था, उस राइनलैंड के ऊपर अलाइड पावर्स ने कब्जा कर लिया था। हिटलर ने हमला करके राइनलैंड को वापस निकाल लिया। साथ ही साथ हिटलर ने क्या करा, 1938 के अंदर एक स्लोगन दिया और स्लोगन था वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। और इस स्लोगन में इसने क्या करा, ऑस्ट्रिया जहां पे ये पैदा हुआ था उसको जर्मनी के साथ जोड़ दिया। सोचिए दो कंट्री को जोड़ दिया, बोले वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, मैं तुम्हारा लीडर हूं, दोनों जुड़ जाओ। तो हिटलर ने इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया। साथ ही साथ हिटलर ने क्या करा, 1938 में चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी उस टाइम पे, अब ये कोई कंट्री नहीं है, चेकोस्लोवाकिया कंट्री थी, उसका एक एरिया था जिसका नाम था सुडेंटलैंड। तो सुडेंटलैंड के अंदर बहुत सारे जर्मन बोलने वाले लोग थे। हिटलर ने कहा तुम लोग चेकोस्लोवाकिया में क्या कर रहे हो, आओ तुम भी जर्मनी में जुड़ जाओ। इस तरीके से जर्मनी में उन्होंने ये भी जोड़ दिया। बाद में जाकर सुडेंटलैंड तो छोड़ो, पूरे चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में जोड़ दिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये हिटलर ये सब कर रहा था, बाकी कंट्रीज क्या कर रही थी? तो भाई साहब इंग्लैंड और फ्रांस इसको चुपचाप देख रहे थे। इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट।
लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हमने थोड़ा तो हार्श कर दिया था, तो हिटलर को लोग करने दे रहे थे जो कर रहे था, कि ठीक है बेचारे को दर्द हुआ है, कर लेने दो, अरे कोई बात नहीं इसको भी जाने दो, अरे कोई बात नहीं इसको भी जाने दो, तो लोग इसको करने दे रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। यहां पर मैंने यूरोप का एक मैप लगा रखा है और यहां पर आपके सामने है जर्मनी। जर्मनी के थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे तो आपको कंट्री मिलेगी पोलैंड। तो जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया और पोलैंड जो था वो यूके और फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त था। उसके बाद फिर यूके और फ्रांस ने कहा भाई अब इसको डील नहीं दे सकते हैं, अब इसको पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने यानी कि यूके ने जर्मनी के साथ वॉर को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आगे आते हैं सितंबर 1939 के बाद हम सितंबर 1940 में चले गए, जब हिटलर ने एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कर लिया। उसको ये बात पता थी कि अब मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए, इधर से ये भी मेरा दुश्मन, इधर से ये भी मेरा दुश्मन, तो कल को ये सब मिलके मुझ पे हमला करें तो मेरे को भी दोस्त चाहिए ना। भाई तुम्हारी लड़ाई हो जाती तो तुम दोस्तों को फोन नहीं लगाते हो, भाई मैटर हो गया जल्दी लड़के लेके आजा। उसी तरीके से हिटलर ने ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया और इस पैक्ट के अंदर जर्मनी, इटली और जापान ने भाई साहब इस तरीके से ऐसे करके हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा अब हम लोग बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं, तुम पे हमला मतलब हम पे हमला। तो ये था आपके सामने ट्राइपार्टाइट पैक्ट के बारे में। आगे बढ़ते भाई, ये तो एक साल हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है जून 1941 और हिटलर क्या करता है, पोलैंड पे कब्जा करने के बाद पोलैंड से आगे और बढ़ जाता है और ईस्टर्न यूरोप का यूएसएसआर वाला जो पार्ट था उस पर कब्जा कर लेता है। अब हिटलर जाता है हमला करने, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वाले में कि पहले करा उसने पोलैंड पे कब्जा और पोलैंड के बाद वो घुस गया यूएसएसआर में। यहां से यूएसएसआर चालू हो जाता था। आज के टाइम पे यूएसएसआर नाम की कोई कंट्री नहीं है क्योंकि यूएसएसआर में रशिया और बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई थी, अब वो टूट चुकी हैं। तो पहले यूएसएसआर जो था वो यहां से चालू हो जाता था। तो भाई जर्मनी ने डिसाइड किया कि हम लोग यहां पे कब्जा करेंगे। जर्मनी ऐसा क्यों करना चाहता था? जर्मनी को लगता था कि भाई यहां पर बहुत सारे खेत हैं, खेत से खाना मिलेगा, साथ ही साथ जितना बड़ा एरिया होगा लोगों को रहने की उतनी जगह मिलेगी। तो इन्होंने क्या करा, ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा कर लिया। और ये क्या करते थे, ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और यूएसएसआर वाले पीछे होते जा रहे थे। जर्मनी वाले आगे बढ़ते जाएं, यूएसएसआर वाले पीछे होते जाएं। तो जर्मनी वालों को ऐसा लगा यार हम तो जीतते जा रहे हैं, हमने तो आज इतने एरिया पे कब्जा कर लिया, कल इतने एरिया पे कब्जा कर लिया, परसों इतने एरिया पे कब्जा कर लिया, ऐसे करके बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यूएसएसआर वालों ने यहां दिमाग चलाया। यूएसएसआर वालों ने यहां पे ये दिमाग चलाया, उनको पता था विंटर आने वाले हैं और यूएसएसआर में विंटर में ऐसी ठंड पड़ती थी कि रशियन नहीं रह पाते थे वहां पे, जर्मन क्या रहते हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जब ये पीछे जाते थे तो अपने ही खेतों में आग लगा देते थे, अपने ही कुओं के पानी के कुओं में जहर डाल देते थे, सारे घरों को तोड़ देते थे। इससे क्या होता था कि जब जर्मनी वाले कब्जा करते थे तो खेत में आग लगने के कारण इनको खाने नहीं मिलता था, पानी में जहर होने के कारण ये पी नहीं पाते थे, घर टूटे होने के कारण ये बर्फ से बच नहीं पाते थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको आने दिया, बस इस तरीके से इनको फंसाते चले गए। एक टाइम ऐसा आया कि जर्मनी इतना ज्यादा अंदर घुस चुका था रशिया के, लेकिन वो बर्फ के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण वो बेचारे फंस चुके थे। सोल्जर्स ने भाई हिटलर से गुहार लगाई कि हमें कपड़े चाहिए गर्म, हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए। हिटलर ने कहा चुपचाप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ये लड़ाई आगे बढ़ती गई। लेकिन तभी फिर यूएसएसआर पलट के आया और यूएसएसआर ने फिर इनको मारना चालू किया और वो आगे बढ़ते गए और सारे लोगों को मारते वो जर्मनी का शहर बर्लिन तक पहुंच गई यूएसएसआर। इधर दूसरी बात और क्या हुई थी कि जब जर्मनी अपना पूरा कंसंट्रेशन वहां कर रहा था तो यहां पे इसने अपने बॉर्डर्स को खुली छोड़ दी और यहां से यूनाइटेड किंगडम ने आके खूब बमबारी करी जर्मनी की। तो जर्मनी को कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये चले थे वहां भी हार गए और पीछे का भी हार गए। तो इस तरीके से जो इन्होंने ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, ये एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी। इज दैट क्लियर मेरे बारे बच्चों? वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हुआ था कैसे? पहले तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएसए इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। यूएसए ने कहा हमें नहीं पढ़ना इस वॉर में, तुम लोग आपस में खेलते रहो। लेकिन तभी जापान ने क्या करा, जापान ने कहा ये वॉर जब तक खत्म नहीं होगी जब तक यूएसए नहीं आएगा। तो पैसिफिक ओशन यानी जापान के बाजू में जो समुद्र है जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, वहां पे यूएसए का एक बेस था।
जापान वाले गए यूएसए के उस बेस पे, पर्ल हार्बर नाम है उसका, उस पे जाके हमला कर दिया। अब यूएसए वॉर में था भी नहीं, उसकी लड़ाई भी नहीं थी, और जापान ने जाकर जबरदस्ती उस पे जाके बम मार दिया। यूएसए इस बात से टेस्ट में आ गया, गुस्से में आ गया, और उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट ने अपने सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि एक ऐसा बम बनाओ कि जापान पे जब मैं गिराऊं तो उनकी जनरेशन, उनकी पुश्ते याद रखें कि उनने किससे पंगा लिया था। और उसके बाद यूएसए ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाया, और बनाया ही नहीं, जापान पे गिरा भी दिया। और इस तरीके से जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी 6 तारीख और 9 तारीख को ये 2 बम गिराए, और उस बम का जवाब किसी के पास नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 तुरंत रुक गया, और इस तरीके से जर्मनी और उसकी पूरी टीम हार गई, और यूएस, फ्रांस, यूके वाली टीम जीत गई बच्चों। और इस तरीके से मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया, हिटलर की कहानी खत्म हो गई, लेकिन हिटलर के बारे में आपको कुछ चीजें जानना और जरूरी है, जैसे कि द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी जो थे वो दुनिया को अलग तरीके से देखते थे। ये लोग मानते थे कि दुनिया में सब लोग इक्वल नहीं है, इवन एक रेशियल हायरार्की होनी चाहिए। रेशियल हायरार्की का मतलब स्किन के कलर के हिसाब से, आंखों के कलर के हिसाब से, बालों के कलर के हिसाब से, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो उसके हिसाब से लोग ऊपर नीचे होते हैं रैंक में। यही नहीं, इनका मानना था जो लोग ब्लू कलर की आंखें जिनके ब्लॉन्ड बाल हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं इस रैंकिंग में, और जो ज्यूज होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं रैंकिंग में। तुम बोलोगे सर हिटलर की इतनी लो लेवल की सोच हुई कैसे? भाई साहब, इनको 2 लोगों की सोच से ये इनके दिमाग में ये आया। एक थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी थी, और एक थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लिखी थी। इन दोनों के विचार भी कुछ हद तक ऐसे थे, जिसके कारण हिटलर के विचार कुछ इस तरीके से बन गए थे। यही नहीं, हिटलर जो था वो लेबेंसरॉम नाम की एक आप ये समझिए फिलॉसफी को फॉलो करता था, जिसमें यह माना जाता था कि नई नई टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहिए और अपने मदरलैंड को बड़ा करते जाना चाहिए। सिर्फ अपनी कंट्री को बड़ा करते जाओ, बाकी सारी कंट्री गई चूल्हे में। इज दैट क्लियर? तो ये था बच्चों नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। अब भाई मैं आपको बता दूं, जो हिटलर था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नॉर्डिक जर्मन्स को प्यार करता था, बाकी सबसे चिढ़ता था। तो यहां पे बताया गया है कि ज्यूज, जिप्सीज और ब्लैक्स जो थे, नाजी जर्मनी उनको बहुत ही ज्यादा इंफीरियर समझती थी, और उनको वो प्रोसिक्यूट करती थी, यानी कि कोशिश करती थी कि उनको मार डाले। हद तो ये हो गई कि नाजी जर्मनी में मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा, वैसे तो इन सबको परेशानी थी, ज्यूज को, जिप्सीज को, ब्लैक को, सब परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थे ज्यूज। ज्यूज के तो इतने बुरे हाल थे कि इनको बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता था, यानी इनके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इनको क्राइस्ट का किलर कहा जाता था। आप लोगों को पता होगा कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था, इसे क्रॉस में लगा दिया गया था, और इसका ब्लेम ज्यूज के ऊपर डाला जाता था। साथ ही साथ इन लोगों को यूसरहर कहा जाता था, यूसरसर कहा जाता था, यानी वो लोग जो लोगों को कर्जे के जाल में उलझा देते हैं। तो ये वाली बात आ जाती है। इन लोगों को हर कहीं रहना अलाउड नहीं था, इनको घेटोज में रहने के लिए बोल दिया था। पता है एक्चुअली क्या था? ज्यूज जो थे, इनका काम होता था, ये लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, ठीक है? ये मनी लेंडर्स हुआ करते थे। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं ज्यूज के पास जाऊंगा, ज्यू मुझे पैसा देगा। तो जर्मनी में बहुत अमीर लोग हुआ करते थे ज्यूज। लेकिन हिटलर जब पावर में आया तो हिटलर ने इनके सारे बड़े बड़े घरों से इनको निकाला, और इनको बहुत ही, जैसे हमारे वहां कहते हैं ना स्लम्स, झुग्गियां, वैसे उनके वहां घेटोज होते थे, इन लोगों को वहां भेज दिया। अमीर अमीर लोग जो थे बेचारे, वो एकदम महलों से निकल के सीधा घेटोज में उनको भेज दिया गया। तो ज्यूज के साथ इस तरीके से परसिक्यूशन किया गया था। इस तरीके से दिखते हैं ज्यूज। आज की तारीख में ज्यूज एक ही कंट्री पूरी दुनिया में, जो कि है इजराइल। तो यहां पर मैं आपको ज्यूज के बारे में भी बता दिया। अब हिटलर क्या करता था, छोटी लेवल से ही बच्चों को ट्रेनिंग देता था। यहां पे बताया गया है कि जब एक बच्चा 10 साल का होता था तो उसे जंगबोक ज्वाइन करना पड़ता था। बेसिकली जंगबोक एक तरीके का ट्रेनिंग कैंप होता था, जहां पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती थी, फिजिकल, मेंटल। फिर जब वो बच्चा 14 साल का होता था तो सारे लड़कों को, देखो जंगबोक तो सबको जाना पड़ता था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो 10 से 14 साल तक वो जंगबोक में रहते थे। 14 साल के होने के बाद लड़कियां जाती थी घर, और लड़कों को रहना पड़ता था भाई साहब यूथ, नाजी यूथ ज्वाइन करना पड़ता था। नाजी यूथ ज्वाइन करना पड़ता था, जिसको आगे जाके हिटलर यूथ नाम दे दिया गया था। क्लियर हो गया?
और उसके बाद जब वो 14 से 18 साल की उम्र में आते थे तो 18 साल की उम्र में उनको लेबर सर्विस को ज्वाइन करना रहता था। तो इस तरीके से बच्चों को एक बात देख सकते हो कि 10 से लेकर 18-20 साल तक की उम्र तक उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी, उनका माइंड वॉश किया जाता था। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। अगली बात यहाँ पे बताई गई है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। औरतों को जर्मनी में यह कहा जाता था कि सही तुम जो औरतें होती हैं उनका सिर्फ ये काम होता है कि उनको घर में रहना चाहिए, परिवार की देखभाल करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए और बच्चे पालना चाहिए, और बच्चे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है पहले पॉइंट में कि किस तरीके से बॉयज से कहा जाता है कि तुम्हें अग्रेसिव बनना है, हार्ड वर्किंग बनना है, तुम्हें देश संभालना है, तुम्हें घर चलाना है, और लड़कियों को तुम्हें घर रहना है, पति की सेवा करनी है, बच्चे पैदा करना है। तो ये लड़कियों के काम। साथ ही साथ वुमेन जो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनसे साफ कहा जाता था कि आप लोगों को ज्यूस से दूर रहना है। यानी अगर कोई जर्मन लड़की ज्यूस से शादी कर लेती है तो उसके ऊपर भाई साहब उसको वो लोग मार देते थे, उसको सड़क पे पूरे चेहरे को उसके ऊपर काली पोत के उसको सड़क के ऊपर चलाया जाता था कि मेरा ज्यूस के साथ संबंध है। तो इस तरीके से वो औरतें जो ज्यूस के साथ जिनका कोई कांटेक्ट होता था उनको इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता था। यही नहीं, हिटलर क्या करता था, जर्मनी में औरतों को मेडल बांटता था। इसमें कहा जाता था कि अगर आपने 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उस औरत को गोल्ड मेडल मिलता था, अगर आपने 6 बच्चे पैदा किए तो सिल्वर मेडल, और 4 बच्चे पैदा किए तो ब्रॉन्ज मेडल। यानी बच्चे पैदा करने के लिए मेडल बांटे जा रहे हैं यहां पे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। हिटलर किस तरीके से अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को फैलाता था। सबसे पहले हिटलर क्या करता था, कभी भी किल और मर्डर जैसे वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करता था, उसकी जगह वो बोलता था यूफेमिज्म या फिर फाइनल सॉल्यूशन। साथ ही साथ हिटलर जो था उसने क्या कर रखा था, जो गैस चैम्बर्स बना रखे, जैसे कमरे होते थे उसमें शावर्स होते थे, उसमें से पानी की जगह पॉइजनस गैस निकलती थी। तो उन गैस चैम्बर्स को कभी भी गैस चैम्बर्स नहीं कहता था, डिसइंफेक्शन एरियाज कहता था। साथ ही साथ भाई साहब इस तरीके की मूवीज बनाई जाती थी हिटलर के टाइम पे जिसका नाम था जैसे द इटर्नल ज्यूज, जिसमें ज्यूज के लिए हेट्रेड कि वो कितने गंदे हो, को क्यों मारना चाहिए, हिटलर जो कर रहा है वो सही है, ये सारी बातें बताई जाती थी। तो यहाँ पे द इटर्नल ज्यूज का यहाँ पे पोस्टर भी बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर एक किताब के बारे में आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, किताब का नाम है द थर्ड रेक ऑफ ड्रीम्स। ये जो किताब है बच्चों, ये है शार्लेट ब्रैडेट की। इस किताब में ये बताया गया है कि हिटलर इतने हाई लेवल पे प्रोपेगेंडा करता था कि इवन ज्यूज तक ये मानने लग गए थे कि हिटलर जो बोलता है वो सही है, हम ज्यूज होते ही खराब हैं। इस लेवल का माइंड वॉश कर देता था हिटलर, इस लेवल का प्रोपेगेंडा करता था हिटलर, सोचिए आप। और लास्ट बात मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि हिटलर जब इस तरीके के ज्यूज को इकट्ठा करता था और उनको मार देता था, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज करता था, उनको सप्रेस करता था, उनका जेनोसाइड करता था, इसे हिस्ट्री में एक स्पेशल टर्म से बुलाया गया है जिसे कहते हैं हॉलोकॉस्ट। तो ये थी आपके सामने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की कहानी। यहां पर मैंने पूरा चैप्टर 2 पार्ट में कराया, आशा करता हूं कि आपने दोनों पार्ट देखे होंगे। अगर आपका पार्ट ये दोनों खत्म हो गया हो तो यहां पर मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। इसमें इस चैप्टर से आने वाले सारे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, लेट्स क्रैक इट।